आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पर बात करेंगे जिससे कि आपके लगभग जितने भी परीक्षा हैं उसके सवाल आसानी से बन जाएं और आप एक अप्रोच डेवलप कर सको। इसके लिए हम आज जो लेकर आए हैं वो है कि गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का दिशा बदल दिया। इसी के अंतर्गत हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, जब गांधी भारत लौटे तो उस समय वो सबसे पहले गुजरात पहुंचे और गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था और वहीं पे रहे और उसके बाद वो अहमदाबाद चले गए। लेकिन वे जल्द ही देश की राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के लिए बहुत सक्रिय हो गए। तब उनको एक व्यक्ति मिले जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले ने इन्हें सलाह दी कि भारत में अगर राजनीति करनी है तो सबसे पहले भारत को समझो। और समझने के लिए उन्होंने कहा कि भारत को घूमना जरूरी है, भारत को समझने के लिए चारों तरफ भ्रमण करना जरूरी है। उन्होंने 1915-16 में यानी कि गांधी ने भारत को पूरा घूमने का प्रयास किया, जिसमें वो हर एक गांव में, कस्बों में और छोटे छोटे शहरों में गए। इस यात्रा में उन्होंने यह देखा कि गांव के किसान कितने गरीब हैं, कितना उनकी स्थिति बुरी है, छुआछूत, जातिवाद ये किस तरह से समाज को बांट रहे हैं। इन सारे चीजों को उन्होंने महसूस किया। गांव के क्षेत्रों में या शहर में भी शराबखोरी, निरक्षरता और अंधविश्वास लोगों में कितना गहराई से अपना पैठ बनाया हुआ है। इन सभी चीजों को गांधी ने बहुत नजदीक से देखा। गांधी यह सब देखकर समझ गए थे कि भारत को स्वतंत्रता केवल राजनीति से ही नहीं चाहिए, अंग्रेजों से ही नहीं चाहिए, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार के बिना भारत सच्चे अर्थों में आजाद नहीं हो पाएगा। इसे आजाद कराने के लिए इसके समाज और अर्थव्यवस्था को भी सुधारना जरूरी होगा। गांधी ने 1915 में एक फैसला लिया और वह फैसला था अपने जीवन को आश्रम जीवन में बदलने की। उन्होंने सबसे पहले एक सेवाग्राम आश्रम जो आगे चल करके वर्धा में स्थापित हुआ, इसकी नींव उन्होंने 15 में ही रखी, जहां लोग सादा जीवन बिताते, सत्य बोलते, श्रम और आत्मनिर्भर होने का अभ्यास करते। ये इनका लक्ष्य भी था और इसी के लिए यह आश्रम स्थापित भी किया गया। यही आश्रम आगे चल करके गांधी के विचारधारा का एक बड़ा केंद्र बन गया। इसी समय गांधी अब भारतीय राजनीति से जुड़ने लगे थे और राजनीति से जुड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ना आवश्यक था। लेकिन उस समय कांग्रेस का आंदोलन सिर्फ शहरी मध्य वर्गों तक सिमटा हुआ था, जिसमें केवल वकील, शिक्षक और व्यापारी टाइप लोग थे। यह अभी तक यानी कि कांग्रेस अपना एक जनाधार या जन आंदोलन क्रिएट नहीं कर पाया। 1917 में गांधी ने पहली बार भारत में स्थानीय मुद्दों पर सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसमें सबसे पहला स्थान था चंपारण, जो कि बिहार में है। नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सबसे पहला आंदोलन। दूसरा उन्होंने आंदोलन किया गुजरात में, गुजरात के खेरा में। वहां के सूखे से प्रभावित किसान जो थे उनके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और तीसरा गांधी ने जो बड़ा आंदोलन किया वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मजदूरों के हक के लिए। इन आंदोलनों में यह दिखा कि गांधी का सत्याग्रह केवल एक झूठा विचार नहीं है, बल्कि भारत के राजनीति के परिवर्तन का एक सशक्त तरीका भी है। ऐसा नहीं था कि गांधी जी से पहले लोगों ने भारत के आजादी के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन इनमें सबसे बड़ी ज्यादातर जो लोग थे, सबसे ज्यादा वह शिक्षित और मध्य वर्ग के लोग थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी टाइप लोग थे। लेकिन जब गांधी इस आंदोलन में आए, गांधी ने जब आंदोलन का दामन थामा, तब वो हर वर्ग तक इस आंदोलन को पहुंचाने में कामयाब हो सके।
किसान आंदोलन में आ गए, मजदूर भी अब अपने लिए आवाज उठाने लगे, महिलाएं भी घर से निकलकर सत्याग्रह में शामिल होने लगी। अब यह आंदोलन केवल और केवल कुछ नेताओं के इर्द गिर्द नहीं रहा, बल्कि गांधी के आने से अब भारत का आंदोलन जनता का आंदोलन बनने लगा। अब इसी बात को हम आपको ठीक से एक एक करके समझाएंगे कि आपका अप्रोच क्रिटिकल तरीके से डेवलप हो सके। अब समझते हैं गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। इस बिहार के चंपारण के इलाके में अंग्रेज जमींदारों ने किसानों पर एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है, उसे लागू कर दिया। इसका मतलब था कि हर किसान अपनी जमीन के 20वें हिस्से में से तीसरा हिस्सा, मतलब 20 कट्ठा में से उसका तीसरा भाग यानी कि 3 कट्ठा पर नील की खेती करेगा। यह अनिवार्य था, भले ही उसे नुकसान क्यों न उठाना पड़े, लेकिन यह करना पड़ेगा। किसान नील उगाने को मजबूर थे, इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। अंग्रेज नील की बहुत कम दाम भी देते थे इस किसानों को, बाकी फसल बोने की अनुमति भी नहीं थी, केवल वही बोना था। तो अब किसानों के पास कोई उपाय बचा नहीं था। किसान जब विरोध करते थे तो अंग्रेजों द्वारा उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, जुर्माना लगा दिया जाता था, या उससे भी आगे बढ़कर उन्हें कैद कर दिया जाता था। किसान की हालात बहुत खराब थी उस वक्त में। वे गरीबी, भूख, कर्ज और अत्याचार से टूट चुके थे। 1916 का समय था। गांधी जी अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर, जैसा कि हमने आपको बताया, इस देश की स्थिति को समझने के लिए इस देश का भ्रमण कर रहे थे। उसी समय वो लखनऊ पहुंचे, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, अधिवेशन शुरू किया गया था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। वही बिहार के एक किसान भी पहुंचे थे। उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल, जो उस वक्त गांधी जी से जाकर मिले। राजकुमार शुक्ल कोई बड़े नेता नहीं थे, बल्कि एक साधारण लेकिन बहुत जुझारू किसान थे, जो नील की खेती की जबरन प्रथा, जिसे तिनकठिया प्रणाली कहते थे, उससे वो भी बहुत परेशान थे। उन्होंने गांधी जी से जाकर आग्रह किया और कहा कि आप हमारे यहां चंपारण आइए, वहां अंग्रेज हमें बहुत परेशान करते हैं, जबरदस्ती नील उगाने को कहते हैं, और इससे हमारी हालत बहुत खराब है। लेकिन गांधी जी ने उनसे कहा कि देखिए भाई, अभी हम थोड़े व्यस्त हैं, बिहार के हालात से वो अनजान थे ही, और उन्होंने आने से पहले तो इनकार किया, या कह सकते हैं कि बात को टालने का प्रयास किया। गांधी जी ने यह बात बड़ी विनम्रता से कहा था, लेकिन राजकुमार शुक्ल यह मानने को तैयार नहीं थे। वो मानो गांधी जी के पीछे ही पड़ गए। वो गांधी जी जहां जाते उनके साथ चल देते। जब गांधी जी कोलकाता गए तो उनके साथ कोलकाता गए, जब कानपुर गए तो कानपुर गए, बोले कि छोड़ेंगे नहीं। जब वो अहमदाबाद पहुंचे तो अहमदाबाद गए। अंत में गांधी ने कही कि भाई देखिए, अब हम आप इतना जो है प्रयास कर चुके हैं कि अब अगर हम चंपारण नहीं आए तो हमें पाप लगेगा। गांधी जी कोलकाता से वापस आते वक्त पटना आने का फैसला उन्होंने कर लिया। पटना जब गांधी जी पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि यहां पर एक अच्छे वकील हैं, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे यहाँ के ही राजेंद्र प्रसाद, उनके घर पे ठहर लेंगे। लेकिन उस दिन राजेंद्र बाबू संजोग से पटना में नहीं थे। आपके साथ भी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती होंगी। अब घर का नौकर जब देखा गांधी जी को, जो कि एक अपरिचित व्यक्ति थे, साधारण से कपड़े पहने हुए थे, तो उनको देख करके कहा कि भाई हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। गांधी जी के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। गांधी जी ने किसी तरह से उनके आंगन में बैठकर रात गुजारी। इस घटना का वर्णन
खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक में की है। उस पुस्तक का नाम है द चंपारण सत्याग्रह। इसमें बड़ी विस्तार से इस कहानी को उन्होंने लिखा है। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा कि कैसे हमारे नौकर ने उस महापुरुष को घर में नहीं आने दिया और हमें तब एहसास हुआ कि इतिहास के सच्चे नेता हमारे दरवाजे से लौट गए। ये कौन लिखा? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। पटना से गांधी जी मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां उनका स्वागत प्रोफेसर जेबी कृपलानी ने किया, जो बाद में स्वतंत्रता सेनानी बने और समाजवादी नेता बने। उन्होंने किया। उस समय जेबी कृपलानी TNJ कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, जो अभी के समय में इस कॉलेज को लंगट सिंह कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, कहा जाता है। इसी कॉलेज में प्रोफेसर थे। मुजफ्फरपुर के कहानी का जिक्र महात्मा गांधी ने कि वहां पर क्या क्या हुआ अपनी आत्मकथा में की है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसी में गांधी जी ने बड़ी विस्तार से लिखा है, जरूर पढ़िएगा। गांधी जी मुजफ्फरपुर में कुछ दिन रुककर फिर वहां से ट्रेन पकड़े और मोतिहारी, यानी कि चंपारण जिला का जो मुख्यालय है मोतिहारी, वहां पहुंच गए। यह अप्रैल 1917 की बात है। उन्हें वहां ब्रिटिश डिप्टी कलेक्टर मिस्टर WB हाईकोक था। उसने एक नोटिस थमाया, यानी कि रिटन ऑर्डर उसको कहा जाता है, गांधी को थमा दिया। उसमें उस नोटिस में लिखा था कि आपको तत्काल चंपारण छोड़कर वापस लौटना होगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति से यहां कानून व्यवस्था बिगड़ सकता है। और यह आदेश सेक्शन 144 सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीडर कोड के तहत था, जो आज भी आप देखते हैं कि इसके तहत कर्फ्यू लगाया जाता है। गांधी जी ने बहुत शांति से इस बात का जवाब दिया, इस नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहां अपने देशवासियों की सेवा करने के लिए आया हूं। यहां मेरी उपस्थिति से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम उत्पन्न होता है तो मैं इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी लेता हूं, ये गांधी जी ने कहा। लेकिन जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये गांधी जी के शब्द थे। अगले दिन गांधी जी को अदालत में पेश होने का आदेश दे दिया गया। तारीख थी 15 अप्रैल 1917। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पुस्तक द चंपारण सत्याग्रह में लिखते हैं कि सुबह जिस दिन गांधी जी को कोर्ट में पेश होना था, सुबह होते ही सैकड़ों लोग, गांव के किसान मजदूर मोतिहारी की ओर चल पड़े। किसी ने किसान या मजदूर को बुलाया नहीं था, फिर भी वे सब गांधी जी का साथ देने के लिए एकजुट हो गए। अदालत के बाहर जिस पर उन पर कार्रवाई होने वाली थी या उन पर बहस होने वाली थी, अदालत के बाहर लगभग 20,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर जेबी कृपलानी ने लिखा कि किसानों की भीड़ इतनी बड़ी थी कि अदालत में आने का सारा रास्ता बंद हो चुका था। अफसरों को लगा कि अगर गांधी को जेल भेज दिया गया तो लोग हिंसक हो जाएंगे, जिस कारण से अदालत ने पूरी सुनवाई भी गांधी की नहीं की और मामला को स्थगित, जिसे एडजॉर्न कहा जाता है, कर दिया गया। मतलब मामला वहीं पे रोक दिया गया। कुछ ही दिन बाद ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि यह केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं है, केवल गांधी का विरोध नहीं है, बल्कि किसानों के जन की आवाज है। इतने लोग गांधी के साथ जुड़ने लगे। इसीलिए 17 अप्रैल 1917 को बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह आदेश दिया कि एक आधिकारिक जांच समिति गठित की जाए इन किसानों की व्यवस्था की जांच के लिए, और इस समिति में गांधी जी भी सदस्य होंगे। मतलब जब समिति बनाई गई तो इस समिति में 7 लोगों को रखा गया, मतलब 7 सदस्यीय यह समिति थी, जिसमें भारतीय नेता में राजेंद्र प्रसाद थे,
ब्रजकिशोर प्रसाद थे और राजकुमार शुक्ल थे और गांधी जी तो थे। किसानों के लिए जांच समिति बनने के बाद गांधी जी गांव-गांव जाकर किसानों से बात करने लगे और उनके उसके शोषण, किसानों के कर्ज और उनके साथ हुए मारपीट की कहानियों को उन्होंने बखूबी सुना। यह जांच जो ब्रिटिश के सामने हो रहा था, ब्रिटिश लोगों को चुभने लगा, क्योंकि अब उनकी कमाई पर और उनकी सत्ता पर खतरा मंडराने लगा। एक मोतिहारी लिमिटेड इंडिगो प्लांटेशन था और उसका मैनेजर था इरविन। बहुत भयानक किस्म का इंसान था, बेकार किस्म का इंसान था। वे किसानों पे खूब क्रूरता करता था, इसके लिए वह विख्यात था, क्रूरता के लिए। किसानों का जमीन हड़प लेता था, उनके साथ मारपीट करता था, उनके ऊपर जुर्माना लगाता था और उसे जबरन वसूलता था। गांधी जी की जांच ने इसे विशेष रूप से निशाना बनाया, इरविन को, क्योंकि उसके प्लांटेशन में सबसे ज्यादा किसानों का शोषण हो रहा था। गांधी जी की जो जांच टीम थी, उसके 2 किसान जो इस समिति में शामिल थे, 2 किसानों को इरविन ने गांधी जी के सामने ही, गांधी जी की मौजूदगी में दंडित किया। इरविन ने उन किसानों की फसलें उखाड़ दी और गांधी जी को प्रत्यक्ष चुनौती दी, गांधी जी को अपमानित किया और कहीं ना कहीं इस जांच को रोकने का या इस जांच में गांधी को डराने का प्रयास किया। अब थोड़ा समझते हैं कि जब गांधी जी नहीं डरे तब अंग्रेजों ने किस तरह से इनके साथ षड्यंत्र किया। इरविन ने अपने कुक, उसके कुक का नाम था बतख मियां, बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, अपने कुक बतख मियां को बुलाया और गांधी जी के दूध में कहा कि तुम जहर मिलाकर उन्हें दे दो। बतख मियां ने इसे इनकार कर दिया, जिससे गांधी जी की जान बच गई। और इस घटना को समझने और देखने वाले व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद। इस कहानी को थोड़ा हम चाहते हैं कि आप और आगे ले जाकर समझें। जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ और राजेंद्र प्रसाद ने 1917 की कहानी तो देखी थी कि गांधी जी को किस तरह से दूध में जहर दिया जा रहा था। जब राजेंद्र प्रसाद आजादी के बाद राष्ट्रपति बने तो एक बार मोतिहारी पहुंचे और वहां भीड़ में उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा व्यक्ति उनसे मिलने के लिए धक्का मुक्की कर रहा है और वही धक्का मुक्की करने वाले बुजुर्ग थे बतख मियां। राजेंद्र प्रसाद की नजर बतख मियां पर पड़ी और जैसे ही नजर पड़ी राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पहचान लिया और पहचानते ही उन्हें मंच पर बुलाया, गले लगा लिया और मंच पर बैठाया और पूरे समाज को संबोधित करते हुए कहा कि अगर यही बतख मियां 1917 में नहीं होते तो गांधी जी की जान नहीं बचती और भारत का इतिहास बदल जाता, क्योंकि गांधी ने जो इतिहास को दिशा दी वह वहीं से मुड़ जाती। उन्होंने 1917 में अंग्रेजों द्वारा की गई साजिश का, यानी कि उस षड्यंत्र का पूरा वर्णन लोगों के सामने किया। राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत वहां के स्थानीय कलेक्टर को आदेश दिया कि बतख मियां और उनके 3 बेटों को 24 एकड़ जमीन दी जाए, जो राष्ट्र की ओर से उनके लिए सम्मान का प्रतीक था। अब फिर आते हैं वही 1917 की कहानी पर, जहां गांधी जी लोगों से मिल रहे हैं, जहां गांधी जी को बतख मियां ने जहर देने से मना कर दिया था। अब उस कहानी पर चंपारण के किसानों की समस्या के लिए जांच समिति बनी थी, जिसकी हमने चर्चा की। उसने 4 अक्टूबर 1917 को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी, जिसमें तिनकठिया प्रथा समाप्त करने की बात कही गई थी और किसानों को अपनी अपनी जमीन पर स्वतंत्र खेती करने के अधिकार देने की बात कही गई और इसे ब्रिटिश शासन ने मान लिया था। जो प्लांटर थे, जो निलहे आपको कह सकते हैं कि जमींदार थे, किसानों के पुराने कर्ज भी माफ करेंगे, ये भी बात लिखी गई थी। और जब ये सारी चीजें हो गई, मतलब किसानों की जो दुर्दशा चली आ रही थी, इस समिति ने जब समाप्त कर दिया इस समस्या को, तो 14 अक्टूबर 1917 को चंपारण में एक कृषि अधिनियम भी लाया गया,
बिहार विधानसभा में यह एग्रीकल्चर अधिनियम पारित हुआ और वायसराय ने इसे मंजूरी दे दी। यह ब्रिटिश भारत का पहला ऐसा कानून था जो किसानों के पक्ष में था और चंपारण सत्याग्रह के सफलता का इतिहास का एक मेन बिंदु यहीं से लिखा गया। अब चंपारण सत्याग्रह सफल हो चुका था, किसानों को अब कोई दर्द वहां पर नहीं था क्योंकि कृषि कानून भी आ चुका था। अब दिसंबर 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस की अधिवेशन बुलाई गई थी। अब इस वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी को सभी ने मिलकर राष्ट्रीय नेता के रूप में इन्हें घोषित कर दिया। अब जब राष्ट्रीय नेता के रूप में ये घोषित हो गए तो इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी और आगे के सत्याग्रह के लिए गांधी फिर से तैयार हो गए। दूसरा जो सत्याग्रह चला उसका नाम है खेरा सत्याग्रह, 1918 में हुआ। महात्मा गांधी के भारत में यह दूसरा सत्याग्रह था, यानी कि दूसरा सत्याग्रह का प्रयोग था। चंपारण की सफलता के बाद यह आंदोलन गुजरात के खेरा में चलाने का निर्णय लिया गया। साल था 1917-18। उस समय बारिश बहुत कम हुई थी जिससे पूरी फसल नष्ट हो गई। किसानों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं था, ये खेरा की बात कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिर भी पूरा टैक्स किसानों से वसूलने का प्रयास किया या मांगा। 12 फरवरी 1918 को गांधी जी ने खेरा के नडियाड में एक सभा बुलाई, खेरा जगह में ही था। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर फसल सूख गई है तो लगान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हिंसा भी करने की जरूरत नहीं है। वहां पर उपस्थित थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस वक्त 43 वर्ष के थे और वकील थे। इंदुलाल याग्निक जो उस समय के युवा पत्रकार थे, और एक और व्यक्ति महादेव देसाई, आपने नाम सुना होगा, जो गांधी जी के निजी सचिव थे। इन सहयोगियों ने मिल करके किसानों को समझाने का निर्णय लिया और ये लोग संगठित होकर गांव-गांव पहुंचे और गांधी जी ने प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया जिसमें किसानों का हस्ताक्षर लिया गया और उसमें लिखा था कि किसान अब लगान नहीं देंगे। गांधी जी ने नडियाद के पास बनरसिंह गांव से यह सत्याग्रह शुरू किया था, ध्यान रखिएगा। किसानों ने लगान न चुकाने की घोषणा कर दी गांधी जी के नेतृत्व में। ब्रिटिश अधिकारियों ने जवाब में उनकी किसानों की जमीनें नीलाम करनी शुरू कर दी, किसानों के बैल, हल ये सब बेचने लगे। 13 मई 1918 को ब्रिटिश सरकार गांधी जी के इस सत्याग्रह के सामने झुक गई और वहां के कलेक्टर ने यह घोषणा किया कि सभी किसानों का लगान अब माफ किया जाता है, न तो वसूली होगी और ना ही किसी चीज की नीलामी होगी। जेलों में जो किसान को कैद कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन्हें भी छोड़ दिया गया और जो उनका माल किसानों का जब्त किया गया था अंग्रेजों द्वारा, ये भी लौटा दिया गया। मतलब यह भी आंदोलन सफल रहा। तो गांधी जी ने एक के बाद एक आंदोलन को सफल बनाया। इसके बाद शुरू हुआ अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की कहानी जो 1918 में ही हुआ। यह महात्मा गांधी के सत्याग्रह का तीसरा प्रयोग था। अहमदाबाद ब्रिटिश भारत का प्रमुख कपड़ा उत्पादक केंद्र था, आप जानते होंगे। यहां 50 से ज्यादा कपड़ा मिले उस वक्त में थे, जहां लगभग 50,000 से ज्यादा मजदूर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पुरुष, महिलाएं सब शामिल थे, काम करते थे। उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और जिसके कारण महंगाई भी आसमान छू रही थी। अनाज और कपड़े की कीमत लगभग पहले से दोगुनी हो चुकी थी। 1917 में अहमदाबाद शहर में बुबोनिक प्लेग ही आप समझिए, एक खतरनाक बीमारी जो चूहों से फैलती थी, उसका प्रकोप फैल गया था, जैसे हमारे यहाँ 2020 में कोरोना फैला। यह उतना ही घातक था जितना कि कोरोना।
और लोगों में बड़ी तेजी से यह बीमारी फैल रहा था, लोग तेजी से मर रहे थे। शहर में एक डर का माहौल बन गया था। कपड़ा की जो मिलें थी, जो अहमदाबाद की आर्थिक जान थी, वह कई हफ्तों या कई महीनों तक बंद पड़ी रही, जैसे हमारे यहाँ लॉकडाउन में बंद पड़ा। मजदूर धीरे धीरे घरों में कैद हो गए, काम रुक गया और फैक्ट्रियां बिल्कुल खाली हो गई, जैसे 2020 में 100 साल बाद वही घटना दोहराई जो इसके पहले 1918 में हुई थी। तब एक मिल मालिक जिसका नाम था अंबालाल साराभाई, जो एक बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने फैसला किया, क्योंकि मिल बंद होने से इन मिल मालिकों का नुकसान बहुत अधिक हो रहा था, अब सामान भी नहीं बिक रहा था। लेकिन वे बड़ी समझदार व्यक्ति थे साराभाई। उन्होंने सोचा कि मजदूरों को अगर खुश रखना है और उन्हें काम पर बुलाना है, तो इसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा प्लेग बोनस के तौर पर अगर दे दिया जाए तो आ जाएंगे। उन्होंने यही दिमाग लगाते हुए प्लेग भत्ता या प्लेग बोनस घोषित कर दिया। क्या था यह समझिए। जैसे मजदूर को उनका जो वेतन, मासिक तनख्वाह मिलता था, उसका 20% अतिरिक्त देने की घोषणा कर दी गई। मतलब किसी व्यक्ति को अगर 20 रुपया मिल रहा है, तो उसे प्लेग के कारण 24 रुपया मिलेगा। यह बोनस बीमारी के डर को थोड़ा कम किया और धीरे धीरे जो है मिल में लोग वापस लौटने लगे और काम धीरे धीरे शुरू हो गया। मजदूरों को लगा कि मालिक तो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे बढ़ा दिए। सारे मजदूर खुश हो गए। अगले साल यानी कि 1918 में जब प्लेग कम हो गया और महंगाई यानी कि जो वस्तुएं थी उसकी दाम तो आसमान छूने ही लगी थी, जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कारण अनाज, कपड़ा और तेल की कीमतों में दोगुनी वृद्धि हो गई। मजदूरों का परिवार भूखे मरने लगा। मजदूर सोचने लगे कि प्लेग के समय तो 20% बोनस हमें मिला था, काम चला, लेकिन अब इस महंगाई में हमारा गुजारा कैसे चलेगा। इसलिए मजदूरों ने अब मिल मालिकों से कहा कि भाई अब हमें 50% बोनस चाहिए, यानी कि वेतन का आधा हिस्सा अतिरिक्त किसानों ने मांग लिया, मजदूरों ने मांग लिया। मजदूरों की यह मांग जायज थी, क्योंकि अगर उस वक्त का 1918 का महंगाई सूचकांक का डेटा देखें, तो उस समय जिंदगी के खर्च में 50% की वृद्धि हो चुकी थी। मतलब एक व्यक्ति जो पहले खर्च करता था, उसका 1.5 गुना उसको खर्च लगता था। अंबालाल साराभाई जो 20% बढ़ाए थे, जैसे कई मिल मालिक थे, उन्होंने इस बात के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्लेग बोनस अस्थायी था, हमने तो पूरी तरह से दिया नहीं था, अब तो सब नॉर्मल हो गया है, हम सिर्फ 20% जो पहले देते थे वही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। मालिकों को भी यह डर था कि अगर 50% बोनस दे देते हैं मजदूरों को, तो जो वस्तु बनेगी उसमें लागत बढ़ जाएगा और मिल घाटे में चलने लगेगी। वे ब्रिटिश सरकार के कर का बोझ भी झेल रहे थे। जो मालिक थे उनका भी कर बहुत अधिक था, लेकिन मजदूर दिन रात काम करते थे और काम करने के बाद भी उनके परिवार को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी। ये एक बड़ी और मूल समस्या थी। इसी विवाद ने आंदोलन का बीज बो दिया। मजदूरों ने सोच लिया कि अब हड़ताल करेंगे। अब यहां से शुरू होती है एक नई कहानी। आपने अनसुईया बेन के नाम सुना होगा, जो अंबालाल साराभाई जिसका हमने जिक्र किया, उनकी छोटी बहन थी। लेकिन वे अमीर घर की बेटी होने के बावजूद भी मजदूरों से दोस्ती रखती थी। वे सामाजिक कार्य करती, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा और गरीबी के खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया। अनसुईया बेन को मजदूरों की तकलीफ अब दुख देने लगी थी। उन्होंने देखा कि मिलों में जो महिलाएं और बच्चे काम करते हैं, उनको ठीक से तनख्वाह भी नहीं मिलता, उनका पेट भी नहीं चलता। इसलिए
अनुसुईया बेन ने मजदूर महाजन नाम से एक मजदूरों का उस वक्त का सबसे बड़ा संगठन बना दिया। यह भारत का, ध्यान रखिएगा, पहला मजदूर संघ था जहां हिंदू, मुस्लिम, पुरुष, महिलाएं सब मिलकर अपनी अपनी बातें करते थे या रखते थे। अनुसुईया बेन जो एक मिल मालिक की बहन थी, इन्होंने मजदूरों को संगठित किया। सोचकर देखिए कितना बड़ा नैतिकता है। और सोचा कि इनकी आवाज जब अकेले नहीं सुनी जा रही है तो किसी बड़े नेता को बुलाने की जरूरत है और शायद इससे इनकी बातें रखी जा सकती है। अनुसुईया बेन ने सीधा महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा और वहां पर आमंत्रित किया, क्योंकि गांधी उस समय में गुजरात में ही थे और उसके पहले वे खेरा, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा था, और चंपारण आंदोलन को उन्होंने सफल बनाया था और सत्याग्रह के जादूगर बन चुके थे। अनुसुईया बेन ने कहा अपने भाई अंबालाल से, जो मालिकों के पक्ष में थे, मिल मालिक वो भी थे तो पक्ष में ही थे, लेकिन आप मजदूर, उन्होंने कहा कि आप मजदूरों की मदद करें। गांधी जी ने अनुसुईया बेन ने कहा अपने भाई से, अंबालाल से, कि आप मालिकों के पक्ष में हैं, उनका थोड़ा मदद कीजिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। अब उन्होंने कहा गांधी जी को बुलाकर कि भाई ये समस्या है, और गांधी जी ने जब यह समस्या सुनी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। वे अहमदाबाद पहुंचे और मजदूरों से जाकर मिलने लगे और यह देखा कि महंगाई जो बढ़ी हुई है उससे लोगों के बीच में भूख की कितनी बड़ी समस्या है। और इसको देखते हुए गांधी ने 18 मार्च को एक बड़ा कदम उठाया और गांधी ने उपवास शुरू कर दिया। सिर्फ फल और जूस पर रहने लगे और कहा कि मैं तभी खाना खाऊंगा जब मजदूरों की मांग पूरी होगी। अंबालाल साराभाई सहित सभी मिल मालिक इस बात से डर गए कि गांधी जिद्दी किस्म के व्यक्ति हैं और अगर गांधी को कुछ हो गया तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार भी घबरा गई क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने वाला था और भारत में शांति जरूरी थी। उपवास सिर्फ गांधी जी का भी 3 ही दिन चला था, 18 से 20 मार्च तक, लेकिन यह आंदोलन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मिल मालिकों ने घोषणा कर दिया कि भाई कुछ नहीं, आप अपना उपवास तोड़िए, हम मजदूरों को 35%, उनका 50% मांग था, लेकिन उन्होंने कहा कि 35% बोनस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह आंदोलन साबित करता है कि गांधी अहिंसा आधारित सत्याग्रह के माध्यम से एक नया विचार प्रस्तुत किए। किसान, मजदूर और महिलाओं को इन्होंने जोड़ा। ब्रिटिश शासन की नींव इन्हीं जुड़ाव से हिली। यह दौर जन क्रांति का प्रतीक बन गया जो 1947 की आजादी का आधार बना। गांधी ने दिखाया कि सत्य और एकता से अन्याय को हराया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से गांधी के यहां तक के जर्नी को, यानी कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन तक के जर्नी को समझे होंगे। आगे की कहानी अगर गांधी का समझना है तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं। आगे की कहानी भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।